हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आज के इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, आज के इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे यार। जब हम बोलते हैं कि पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो इसका मतलब है कि इन सभी टॉपिक्स, ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को एकदम बढ़िया से समझेंगे। आपके मॉड्यूल में जो जो बातें बताई गई हैं वो सब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। हर एक टॉपिक के बाद उसके जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो भी इस वीडियो में हम यहां पे कवर करेंगे यार। तो आप चाहे फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, भाई ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होती, तो उन्होंने क्लास आई थिंक 8th या 7th में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, ये 3 टॉपिक तो आपने पढ़ रखे होते हैं। ये लॉगरिथम आपने नहीं पढ़ा होता, ये आपके लिए एक नई चीज होती है। लेकिन जो हमारी क्लास 11th-12th में जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, उन बच्चों ने ये पहले 3 टॉपिक तो पढ़े ही हैं, साथ साथ आपने लॉग भी ऊपर से पढ़ रखा है। मतलब बहुत डिटेल में आप लोग नहीं गए थे, जैसे लॉग टेबल देखना वगैरह आप लोगों को नहीं सिखाया गया था, एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो आपको नहीं बताया गया था। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भले ही आप लोगों ने पढ़ी हैं, बट उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने नहीं किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम वो सब चीजें यहां पर यार देखेंगे, सब बातें आपको बताऊंगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि इस चैप्टर से बेटा आपके एग्जाम में आप लोगों को कम से कम 4 से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चंस जरूर देखने को अब तक मिलते आए हैं। पिछले कई सालों में आप उठा के देख लीजिए, स्कैनर आप देख लेना, हर साल आपको मिनिमम 4, 5, मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिले हैं। 4 से कम कभी नहीं हुआ, ठीक है। आप पिछले 8-10 साल के पेपर देखना, वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं भाई कि आपके एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। चैप्टर इजी रहेगा, प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी लॉग वगैरह में, ठीक है ना। बाकी आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। ओके, सो शुरुआत करेंगे बेटा, ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर हम रेशियो से। हम इधर बात करेंगे रेशियो की। रेशियो का क्या मीनिंग है, किससे हम रेशियो बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर रेशियो तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं रेशियो, तो रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। इसमें मैं ऐड कर देता हूं, हम इसको कंपैरिजन भी कह सकते हैं, डिवीजन कह लो या कंपैरिजन कह लो। कंपैरिजन किसका, डिवीजन किसका? डिवीजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, 2 और मोर क्वांटिटीज, डिवीजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। अब आप बोलेंगे सर डिवीजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, ये तो आप ये कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हो, ये क्वांटिटी क्या चीज होगी भला? तो देखो यार, टेंशन वाले इसकी बात नहीं है। क्वांटिटी सुन के ना डरो मत। क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड है। जैसे आपकी हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर होगी, 170 सेंटीमीटर होगी, वो 160 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर हुआ, उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब न्यूमेरिकली आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि किसी का वेट इज 70 kg, किसी का वेट इज 80 kg, तो आप न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, मैग्नीट्यूड है उसमें कि कितना मेजरमेंट है ना वहां पे। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि आज का ये जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो टेम्परेचर वो क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज 10 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है यार, हाइट, वेट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ठीक है ना, ये सब क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो हम क्वांटिटीज को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। हम क्वांटिटीज में क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। अच्छा सर, कोई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए। तो भाई मैं कहता हूं कि किसी की जो हाइट है, किसी की जो ए की जो हाइट है, हाइट ऑफ ए विच इज लेट्स से 170 सेंटीमीटर, और मिस्टर बी की जो हाइट है लेट्स से दिस इज
160 सेंटीमीटर। तो इनका कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने 170 को डिवाइड कर देना है 160 से, तो ये आपको मिल जाएगा 17/16। तो 17/16 ना लिखकर आप इसको 17:16 लिख सकते हैं, 17:16। तो यहां पर आपने क्या किया, ए और बी की हाइट में कंपैरिजन किया है कि अगर मान लो बी की हाइट 16 है तो उस बी के मुकाबले फिर ए की हाइट 17 है भाई, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं। मैंने बोला डिवीजन करना है ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, तो बच्चा लोग यहीं पर ही मैं ऐड करना चाहूंगा वो क्वांटिटीज भी जो होनी चाहिए ना, क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड होनी चाहिए, सेम काइंड। अब आप बोलेंगे सर सेम काइंड से क्या तात्पर्य है, सेम काइंड से क्या तात्पर्य है, तो बच्चा लोग यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जब हम बोलते हैं सेम काइंड तो समझ लो कि पहली क्वांटिटी अगर हाइट है तो दूसरी क्वांटिटी भी हाइट होनी चाहिए, पहली क्वांटिटी अगर वेट है तो दूसरी क्वांटिटी भी वेट होनी चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि मिस्टर ए की जो हाइट है, हाइट लेट्स से दिस इज 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और मिस्टर बी की जो सैलरी है दिस इज 50,000 रुपीज, ये 50,000 रुपये हो गया भाई, ठीक है। अब बताओ मिस्टर ए की हाइट का मिस्टर बी की सैलरी से क्या लेना देना भाई, कंपैरिजन तो एक जैसी चीजों का होना चाहिए ना यार, उनकी हाइट ले रहे हो तो एक की हाइट को तुम दूसरे की हाइट से कंपेयर कर सकते हो, तो ही तो रेशियो बनाएंगे। सो यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा कि इधर रेशियो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो डिवाइड करने के लिए तो डिवाइड कर दोगे बट वहां पे कंपेरेबल नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि एक चीज हाइट है दूसरी सैलरी है, यही नहीं चलेगा। तुम बोलो कि हाँ मेरे मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स आए हैं और तेरी गाड़ी की स्पीड उतनी है, तो ये क्या बात हुई, क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी जो है वो सेम काइंड होनी चाहिए ऑफ सेम डिवीजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एंड उसमें फिर एक चीज और ऐड कीजिए, उसमें फिर एक चीज और ऐड कीजिए, एंड इन सेम यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए, जो यूनिट्स है बेटा वो यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक डिस्टेंस हमें दे रखी है ए और बी के बीच की, दो शहरों के बीच की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो है 30 किलोमीटर या फिर लेट्स 3 किलोमीटर, ठीक है, और एक डिस्टेंस हमें गिवन है दो और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो हमें दे रखी है वो है दे रखी है हमें 5000 मीटर, एक किलोमीटर में दे दिया दूसरा मीटर में दे दिया, ठीक है, सेम काइंड सेम टाइप की क्वांटिटी तुमने रख ली, क्वांटिटी सेम टाइप की है, पहला भी डिस्टेंस है दूसरा भी डिस्टेंस है, मानते हैं भाई दोनों डिस्टेंस है मानते हैं, लेकिन तुम उसको किलोमीटर में बोल रहे हो और इसको मीटर में दे रहे हो, तो तुम अगर 3 के अपॉन में 5000 लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी भाई, ये गलत हो जाएगा भाई। तो आपने करना क्या है, आप अगर देखोगे कि पहला अगर किलोमीटर में है तो दूसरा भी आपको किलोमीटर में ही रखना पड़ेगा, वो जो 5000 मीटर है उसको जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो भी किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो अब आप रेशियो बोल सकते हो कि दिस इज 3/5, 3:5, अदरवाइज आप पहले को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर, दूसरा है 5000 मीटर, सो दिस विल ऑल्सो बिकम 3/5, ये आपका हो जाएगा 3:5। सो बच्चा लोग यहां पर हमने सिर्फ रेशियो की सिर्फ जो डेफिनेशन है उसको समझा कि 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का उनका डिवीजन करना है, कंपैरिजन करना है, और उन क्वांटिटीज की खास बात क्या है कि वो सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की क्वांटिटीज, और उनका जो यूनिट्स भी हैं कि किस यूनिट में उनका एक्सप्रेस किया गया है वो भी हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। इतना आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। अब जब भी कभी किसी रेशियो की जब हम बात करते हैं बेटा, जब भी कभी किसी रेशियो की बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं रेशियो ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ए अपॉन में बी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर रेशियो ऑफ ए टू बी, रेशियो ऑफ ए टू बी, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं,
हम a बाय बी की बात कर रहे हैं, a बाय बी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसे कि आप a रेशियो b, कुछ इस प्रकार से बेटा आप इसको एक्सप्रेस यहां पर कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर ही बेटा इसमें ही फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो a एंड b होते हैं आर नोन एज टर्म्स। इन a और b को, उस a और b को हम लोग टर्म्स करके बोला करते हैं, टर्म्स, जिसमें a हमारे लिए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, जिसे कि आप लोग न्यूमरेटर के नाम से भी जानते हैं, न्यूमरेटर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये जो b हमारे लिए होता है, ये हमारे लिए होता है सेकंड टर्म, जिसे कि आप लोग डिनोमिनेटर के नाम से भी जानते हैं, डिनोमिनेटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर क्या होगा ना, आपको फंसाया कैसे जाएगा, इनका एक नया नाम और है। न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म के अलावा एक चीज आपको और याद रखना है, अगर बोले न्यूमरेटर तो ये जो a होता है ना, a, उस a को हम बोल सकते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, ओके। जो सेकंड टर्म है डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, इसे बोला जाता है बेटा क्या, कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, AC। ये चीज बेटा आप लोगों को इसमें याद रखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं आपसे बोलता हूं कि रेशियो ऑफ 30 एंड 25 विल बी, क्या होगा, 30 और 25 का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 30 के अपॉन में 25। तो यहां पर क्या है ना, 30 अपॉन में 25 जो है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में। मतलब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं मैं 5 से ऊपर भी डिवाइड कर सकता हूं और नीचे भी डिवाइड कर सकता हूं। से हमारे ऊपर आ जाएगा 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। सो ये जो है आपका बन जाएगा कितना, 6:5। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट जैसे 6, अगर मैं आपसे पूछूं हमारा कॉन्सिक्वेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट, तो यहां पर आप आंसर कर देंगे कि ये हमारे लिए इधर 5 है। सो ये बात जो है बेटा, ये आप लोगों को इसमें याद रखनी है बेटा कि एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या है एंड कॉन्सिक्वेंट का मीनिंग यहां पर क्या है यार, ठीक है। अब इसमें ही याद रखिएगा बच्चे, अगर मैं बोलूं इफ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, if ratio of two quantities is a ratio b, दो क्वांटिटीज का जो रेशियो वो क्या है, वो लेट्स से वो a रेशियो b है, a रेशियो b है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बेटा याद रखिएगा, वो जो क्वांटिटीज रही होंगी, देन क्वांटिटीज विल बी ax एंड bx। आप ax और bx के जरिए उन दोनों क्वांटिटीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप ये नहीं समझे होंगे या फिर समझ गए होंगे, सर क्या मतलब है इसका। देखो भाई, ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चे कि मिस्टर ए की कुछ सैलरी है एंड मिस्टर बी की भी कुछ सैलरी है। ये सैलरीज की हम बात कर रहे हैं यहां पे, सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मैं बोलूं बताओ ए की सैलरी और बी की सैलरी का रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलते हो, 60,000 बाय 40,000। तो ये डिवाइड करके जो आपको मिलता है बेटा, आप देखेंगे कि जैसे इन दोनों में, जैसे ये क्या है आपका 6, ये इस दोनों को मैं 20,000 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये 3 × 20,000 है और ये हमारा 2 × 20,000 है। तो डिवाइड करके आपका क्या बन रहा है, 3/2 बन रहा है। तो रेशियो कितना आया, रेशियो कितना आया, आप बोलेंगे रेशियो आया 3:2। रेशियो कितना आया, 3:2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ए की सैलरी 3 रही होगी और बी की सैलरी 2 रही होगी। एक्चुअल जो ए की सैलरी है क्या वो 3 रही होगी और बी की सैलरी क्या 2 रही होगी, तो आप बोलेंगे नहीं,
जो भी उनकी एक्चुअल जो सैलरी थी उसको काट पीट के ये आया है, एक्चुअल सैलरी ज्यादा रही होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल सैलरी है वो 3 इंटू में 20,000 है, और जो बी की जो सैलरी है वो 2 इंटू में 20,000 है। ये जो 20,000 होता है ये कॉमन फैक्टर होता है जो कैंसिल हो जाता है। कॉमन फैक्टर शब्द को सुनिएगा, ये 60,000 में और 40,000 में कॉमन फैक्टर क्या है? आप बोलेंगे 20,000 एक ऐसा नंबर है जो उस 60,000 के पास भी है और 40,000 के पास भी है, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो 3 2 आ गया। तो अगर मान लो कभी मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि इफ रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ए और बी की सैलरी का जो रेशियो है वो क्या है? वो 3:2 है, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर सैलरी इज 1 लाख। उनकी सैलरी का जो सम है वो 1 लाख है। व्हाट आर देयर सैलरीज? तो बताओ उनकी सैलरीज जो है वो क्या रही होंगी, ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है भाई। बस चलो क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि ए और बी की सैलरी का जो रेशियो है वो कितना है? वो है 3:2, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि सैलरी 3 और 2 थोड़ी रही होगी, ज्यादा रही होगी, है ना। तो ऐसा है, मैं मान लेता हूं लेट सैलरीज ऑफ ए एंड बी बी 3x एंड 2x। 3x एंड 2x मान लो। अच्छा 3x 2x ना मान के 3 के 2 के मान सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब a की सैलरी 3x है, b की सैलरी 2x है, ठीक है। सो इसने क्या बोला? एंड देयर सम ऑफ देयर सैलरी इज 1 लाख। नाउ उन दोनों की सैलरी को अगर प्लस कर दिया जाए तो 1 लाख आ जाएगा, यानी 5x की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास 20,000 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 20,000 आ गई तो बताओ a की सैलरी क्या मानी थी हमने? 3x, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। और हमने b की सैलरी मानी थी 2x, b की सैलरी भी हमने मानी थी 2x, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू में 20,000, तो आपका बन जाएगा कितना? 40,000। सो चलो, तो ये 60,000 एंड 40,000 सैलरी जब हमारी आ जाती है, अब यहाँ पर ही बेटा मैं आप लोगों को एक बात अब और बताना चाहूँगा। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूँ कि a है लेट्स से हमारे पास 20, b है हमारे पास 15, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ कि बताओ a अपॉन में b क्या आएगा? a अपॉन में जो b है वो क्या आएगा? तो आप बोल देंगे 20 के बट्टे में 15, 20/15। तो ये रेशियो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 20:15, 20:15। अब आप जानते हैं कि ये तो 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो बन जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। तो बताओ ये जो सेम चीज है, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है बेटा ये 4:3 बन जाएगा? इट मीन्स आपने इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, आपने इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो आपका वो देखो क्या बन गया? 4:3 बन गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 8/6 बन जाएगा, 8/6। तो ऐसे में यही रेशियो आपका 8:6 भी कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने 4 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई 2 से करी, तो ये बन गया 8 और ये बन गया आपका 6। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम बताना क्या चाह रहे हैं भाई कि बोथ द टर्म्स of a ratio can be multiplied or divided by any number k। हम k से, k मतलब कोई भी नंबर, by any नंबर, हम किसी भी नंबर से हमारा जो एंटीसीडेंट होता है और जो कॉन्सिक्वेंट होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं, हम दोनों की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हम कर सकते हैं यार। हमारा रेशियो बदलता नहीं है। इसको आप 20:15 बोल लो, 4:3 बोल लो, 8:6 बोल लो, बात सेम ही रहती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं
कि हमारे पास है लेट्स से 2/3 रेशियो है, और चलो इसको 1/2 कर लेते हैं और यहाँ पर 1/3 कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1/2 रेशियो 1/3। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा तरीके से लिख दिया जाए, ठीक है, हम ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं रखना चाहते। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो बाय 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2 बन जाएगा, वहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/3 बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा 3, वो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और वो आपका बन जाएगा 2। तो रेशियो क्या बन गया? 3:2। अच्छा, इसको ऐसे ना करते तो देखो 1/2 रेशियो 1/3 का मतलब क्या है कि 1/2 को डिवाइड करना है 1/3 से। तो ये आपका बनेगा 1/2 × 3 ऊपर और ये 1 नीचे, सो आपका 3/2 बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। अच्छा, कभी अगर मान लो हमारे पास है लेट्स से 2/3 रेशियो 1 है, 2/3 रेशियो 1 है, तो मैं आपसे बोल देता हूँ कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो बाय 3। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 बन जाएगा, वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 आ जाएगा। तो वो जो सेम रेशियो उसको आप 2:3 भी लिख सकते हो, बात सेम ही रहती, कुछ अलग नहीं होता बेटे। ओके, सो अच्छा ऐसे नहीं करते तो सिंपल क्या था, 2/3 रेशियो 1 है ना, इसका मतलब क्या है 2/3 के अपॉन में 1 है, तो बात तो फिर भी 2/3 रहेगी। तो रेशियो आपका क्या बनेगा? 2:3। ओके, सो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में ये आया होगा यार, ठीक है। अब ऐसा है यहां पर ही कभी अगर बोल दे, कभी अगर आपसे कह दे इनवर्स ऑफ ए रेशियो बी, बताओ ए और बी का जो रेशियो है उसका इनवर्स क्या है? तो इनवर्स ऑफ ए रेशियो बी इज, आप जवाब दे देंगे क्या? बी रेशियो ए। आपने आंसर क्या करना है? बी रेशियो, उल्टा कर दो, ये चीज याद रखेंगे भाई। ए रेशियो बी का इनवर्स क्या होगा? तो आप जवाब दे देंगे बी रेशियो ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3, आंसर क्या आपका आ जाएगा? 3:2। इनवर्स रेशियो बोल दे तो उल्टा कर दो, जो ए है बी बना दो, बी को ए बना दो, ये होता है भाई इनवर्स रेशियो, ठीक है। याद रख पाएंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अच्छा सर, याद रख लेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे बोलता हूं रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी इज, रेशियो कंपाउंडिंग करनी है, रेशियो कंपाउंडिंग। इसका मीनिंग हुआ करता है आपको ना, दो रेशियो दे देगा, पहला रेशियो दे दिया जैसे ए रेशियो बी, दूसरा आपको दे दिया है सी रेशियो डी, ठीक है। पहला रेशियो दिया है ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो दिया है आपके पास सी रेशियो डी। ओके, कहते हैं इनकी रेशियो कंपाउंडिंग बताओ क्या है। तो रेशियो कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है कि आपने न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देनी है, ए की मल्टीप्लाई सी से, रेशियो बी की मल्टीप्लाई डी से कर देनी है, बी की जो मल्टीप्लाई है वो आपने डी से कर देनी है। सर कोई एग्जांपल देकर बताइए। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड रेशियो कंपाउंडिंग ऑफ 2:3, 4:5 एंड 6:1, ये हमें दे दिया गया, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है कि भाई पहला रेशियो क्या था? 2/3, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई कर लो किससे? 4/5 से। उसकी मल्टीप्लाई कर लो किससे? रेशियो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि आपने दो रेशियो की सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है, बस खत्म। ए रेशियो बी, यानी कि यहां पर क्या है, ए बाय बी की मल्टीप्लाई आपको सी बाय डी से कर देनी है। तो क्या बनेगा? वो ए सी रेशियो बी डी ही तो बनेगा। तो यहां देखो क्या होगा, यहां पर आपका ये बन जाएगा 6 चौक 24, 24 × 2 48, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 3 15, और 3 से बड़े डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बचेगा 16, नीचे आ जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा 5, तो आपका बन जाएगा 16:5, 16:5। ये भाई हमारा रेशियो बन गया है। तो ये होती है रेशियो कंपाउंडिंग, ठीक है, रेशियो कंपाउंडिंग। अब यहां पर ही एक टर्म आपको जो याद रखनी है भाई, इसमें ही जो आपको एक टर्म याद रखनी है कि अगर कभी बोल दे
डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। जब बोलते डुप्लीकेट तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे का स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना भाई आपने। डुप्लीकेट रेशियो जब भी बोले तो आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देनी है, स्क्वायरिंग। जैसे आपसे बोला जाए फॉर एग्जांपल, आपसे मैं पूछूं कि व्हाट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो आप आंसर क्या कर देंगे कि भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोल देंगे 16। ये होता है डुप्लीकेट, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट आया, इसमें ही आपसे कह देगा ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। तो जब बोलते हैं ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या रहता है बेटा कि आपने दोनों का क्यूब कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे हमारे, उनका आपने इसमें क्यूब कर देना है बेटा, क्यूब कर देंगे भाई। क्यूब करने से आपको ये मिल जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2 इज, तो सोचिए 3 का क्यूब, 3 की पावर में 3, 3 3 9 3 27, और 2 का क्यूब यानी 2 की पावर में 3, तो ये आपका बन जाएगा कितना 8, तो ये बन जाएगा 27:8। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि रेशियो कंपाउंडिंग खुद के साथ करनी है। अभी मैंने क्या बोला, कंपाउंडिंग करो, ठीक है, बट एक रेशियो की दूसरे के साथ। जब हम बोलते हैं डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट में समझ लो कि ए बी की कंपाउंडिंग आपको ए बी के ही साथ करनी है 2 बार। ट्रिप्लीकेट में आपको ए बी की जो कंपाउंडिंग है वो ए बी के ही साथ करनी है, लेकिन 3 बार, तो ये होता है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट समझ गए, ट्रिप्लीकेट समझ गए, इसमें ही तुमसे बोल देता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। तो जब बोले सब डुप्लीकेट, तो आपने करना क्या है, जो ए की पावर है ना उसकी पावर में 1/2 लगा देना है, और बी की पावर में भी आपको 1/2 लगा देना है। अब ये 1/2 का मीनिंग क्या है भाई? भाई स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ए और बी का स्क्वायर रूट। जैसे फॉर एग्जांपल सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25, इसका सब डुप्लीकेट पूछ लिया गया, सब डुप्लीकेट। तो सोचो 16 की पावर में 1/2 रेशियो 25 की पावर में 1/2। पावर में 1/2 होने का मतलब जानते हो ना स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 4, 25 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 5। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। यह है सब डुप्लीकेट। अब जब सब डुप्लीकेट आया है तो सब ट्रिप्लीकेट भी आ सकता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। वहां पर स्क्वायर रूट करना था, स्क्वायर रूट। जब सब ट्रिप्लीकेट बोलते हैं तो यहां पर क्यूब रूट करते हैं बेटा, क्यूब रूट, क्यूब रूट। ये हमारा होता है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। यहां पर हमको क्या करना होता है, इधर हमें क्यूब रूट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27/64। तो इसका मीनिंग क्या है कि 27 की पावर में 1/3 रेशियो 64 की पावर में 1/3। क्यूब रूट, किस नंबर का क्यूब करके 27 आता है, तो आप जानते हैं आंसर 3। 64 किस नंबर का क्यूब करके 64 आता है, तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। तो ये होता है सब ट्रिप्लीकेट।
सो आई थिंक ये बात आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर यार एक टर्म आती है कमेंसरेबल रेशियोज। कमेंसरेबल जब हम बोलेंगे ना तो इसका मीनिंग होगा रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, ये होता है कमेंसरेबल। और ऐसे ही इसमें आता है इनकमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल जब हम बोलते हैं इनकमेंसरेबल तो यहां पर रेशियो रहेगा, बट रेशियो में भी ना ये समझ लो कि इंटीजर्स नहीं होंगे, आपको यहां पे कोई इरेशनल नंबर दिख जाएगा, रेशियो ऑफ इरेशनल। और समझ लो कि उन दोनों इरेशनल नंबर से एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, और डिवाइड करके आपको कोई रैशनल नंबर नहीं मिल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आप 2 को डिवाइड कर लो 3 से, 2:3, तो ये क्या है, ये कमेंसरेबल रेशियो है। कमेंसरेबल मैं आपसे बोल देता हूं 2.6 के अपॉन में लिख लो 4, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 2.6 एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है ना। तो इसको आप 26 अपॉन में 40 लिख सकते हो, 13 अपॉन में 20 लिख सकते हो, जो आपका 13:20 बन जाएगा, है ना। लेकिन जब इनकमेंसरेबल जब हम बोलते हैं तो यहां पर कोई एक नंबर या दोनों नंबर हमारे आ जाते हैं इरेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ऊपर आ गया √2, नीचे आ गया √5, ठीक है। तो रेशियो जो आपका बन रहा है √2 रेशियो √5, ठीक है, ये कोई रैशनल नंबर थोड़ी है, ऊपर भी एक इरेशनल नीचे भी इरेशनल, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन रहा करेगी ये रहा करेगी हमारी इनकमेंसरेबल भाई, ठीक है। सो कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल, यहां पर दो इंटीजर्स को डिवाइड करके एक रैशनल नंबर बना करेगा आपका। ओके बच्चे, सो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके अच्छा, जैसे मैं बोल दूं कि ऊपर √3 है और नीचे 5 है, ऊपर √3 है नीचे 5 है, तो स्टिल अभी भी ऊपर नीचे तो इंटीजर है बट ऊपर इंटीजर थोड़ी है, वो एक इरेशनल नंबर है। सो ये गड़बड़ आ गई, ठीक है। पॉइंट चलता कोई दिक्कत नहीं, रूट में √2 √3 आ गया तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो मैं लिख देता हूं या √9 लिख देता हूं या √16 लिख देता हूं, तो √9 जो वो 3 बन जाएगा, √16 जो 4 बन जाएगा, तो लो ये कमेंसरेबल बन गया, ठीक है। सो आई थिंक ये बात आप लोग समझ पाए होंगे बच्चे। सो ये है हमारा कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल। इसमें ही एक टर्म आपकी रह गई है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, अभी कंटिन्यूड रेशियो क्या चीज है भाई, तो देखिए सब स्टार्टिंग में बेटा जो मैंने आपको रेशियो की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, यहां था डिवीजन या कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ना, तो यहां पर आपकी 3 क्वांटिटीज आ जाएंगी, मतलब 2 से ज्यादा क्वांटिटीज आपकी रहेंगी, जैसे मोर देन 2 quantities of same kind and in same units। अब तक सिर्फ 2 क्वांटिटीज आ रही थी, है ना, तो वो रेशियो था, ठीक है। अब 2 से ज्यादा क्वांटिटीज आपको दिख जाएंगी, रेशियो अब भी है बड़ा, बस हम यहां पे कंटिन्यूड रेशियो बोल देंगे। जैसे मैं बोलूं कि ए की सैलरी 80,000, बी की सैलरी 40,000, सी की सैलरी 60,000, तो मैं बोलूं तीनों का रेशियो क्या है, तो आप बोल देंगे 80,000 रेशियो 40,000 रेशियो 60,000। आप इन तीनों को 20,000 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। पहले देखो अगर सबके में 0 अगर हटा दूं तो 8 रेशियो 4 रेशियो 6, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 2 एंड 3, तो तीनों की सैलरी का जो रेशियो है वो 4 रेशियो 2 रेशियो 3 यहां पर ये रहने वाला है यार। सो ये चीज हो जाती है हमारी कंटिन्यूड रेशियो। यहां पर एक बात और समझना कि अगर मान लो कभी अगर हमारे पास आ जाता है कि एक इनइक्वालिटी दे रखी होगी, कोई भी इनइक्वालिटी हमको दे रखी होगी, ठीक है, जैसे दे दिया 4/3 और ये दे दिया आपको जैसे 6/7, इस टाइप से कुछ भी, ठीक है। अगर आपको लगे कि इफ
न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा ना डिनोमिनेटर से, अगर a बाई बी है तो a बाई बी में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस सिचुएशन में बेटा ग्रेटर है, तो इस सिचुएशन में ये हमारे लिए कहलाता है क्या, ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। लेकिन अगर मान लो a बाई बी में जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इस सिचुएशन में वो बोली जाती है क्या, स्मॉलर या फिर लेसर इनइक्वालिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं 4:6 या फिर 4 दे दिया 7, ठीक है। सो 4:7 का मतलब क्या है, 4/7। आप देख सकते हैं ऊपर वाली चीज छोटी है, नीचे वाली चीज बड़ी है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है बेटा तो ये क्या है, ये स्मॉलर इनइक्वालिटी हो जाएगी, स्मॉलर या फिर लेसर इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोल देता कि हमें ऊपर दे देता है 8 और नीचे दे देता है 3, नीचे दिया है 3, ठीक है, 8:3 दे रखा है, तो 8:3 का मतलब क्या है, 8/3। तो आप देखेंगे ऊपर वाली चीज बड़ी है, नीचे वाली चीज छोटी है ना। सो यहां पर हमारे लिए क्या बोला जाएगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। अच्छा एक तरीका और क्या रहता है, इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपको मालूम है आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आंसर आपका 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आंसर अगर आ रहा है तो स्मॉलर इनइक्वालिटी है, 1 से बड़ा अगर आ रहा है आंसर तो ग्रेटर इनइक्वालिटी है। कभी कभी दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में फिर वो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, तब वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो यूनिटी बन जाएगा, यूनिटी, ठीक है। सो ये बात भी आप लोग आई थिंक समझ पाए होंगे। सो ये है हमारे क्वेश्चंस रेशियोज के, रेशियो के क्वेश्चन, ये था रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटा, आपकी किताब से क्वेश्चन है। कैलकुलेटर भाई आप लोग अपने पास रखिएगा। देखिए क्या बोला गया है, कहता है कि रौनक वेज 56.7 kg, रौनक का जो आज का जो वेट है वो 56.7 kg है। कहता है कि इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, उसने अपना वेट रिड्यूस किया है, यानी आज उसका जो वेट है कल उसका वेट इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। उसने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि उसका वेट कम हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसका नया वेट है x, मान लेते हैं कि उसका जो नया वेट है लेट्स से दिस इज x kg, तो उसके पुराने ज्यादा जो वेट था और उसका जो नया जो कम वाला वेट है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 7:6 है। 7 पहले का वेट है और 6 नया जो रिड्यूस्ड वेट है वो है। सो फाइंड द न्यू वेट और वी हैव टू फाइंड x, तो 56.7 इंटू 6 के अपॉन में 7 आ जाएगा, 56.7 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, ये आपका आ जाएगा 48.6 kg। ये बेटा आपके इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर 48.6 kg। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे ये हमने किया भाई, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो क्या बोला गया है। कहता है भाई कि चलिए अब देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 432 स्टूडेंट्स इज 5:4। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका जो रेशियो है वो 5:4 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 432 हैं, ठीक है। तो भाई मैंने आपको तरीका बताया था कि बॉयज को 5x मान लो, गर्ल्स को 4x मान लो, और इन दोनों को प्लस करके आंसर 432 है। तो 9x की वैल्यू 432 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 936, 972, x हमारा 48 आ जाएगा। अब देखिए x 48 आ गया तो पक्की बात है हमारे जो बॉयज हैं वो 48 इंटू 5 रहे होंगे,
48 इंटू 5, ये हमारा कितना बन जाएगा 240। 240 और जो गर्ल्स हैं वो हमारी रही होंगी 48, वो 4x है, सो 48 इंटू 4, सो ये आपका हो जाएगा कितना 192। ठीक है, अब इसने बोला हाउ मेनी न्यू गर्ल्स शुड ज्वाइन द स्कूल फॉर द रेशियो टू बी 1:1। रेशियो 1:1 तब होता है जब दोनों इक्वल हो जाएं। वो 240 और ये 192 है, इक्वल होने चाहिए भाई। इक्वल होने के लिए भाई पक्की बात है 48 नई गर्ल्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर मान लो फिलहाल यहां तो रेशियो 1:1 दे रखा है, कभी कभी क्या होता है रेशियो आपको अलग दे देता है कि भाई हमको 1:2 चाहिए, 3:4 चाहिए, कुछ एक अलग से आपको रेशियो दे देता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, जो बॉयज हैं वो 240 हैं, गर्ल्स कितनी हैं 192 हैं, क्योंकि आप कुछ नई गर्ल्स भी यहाँ पे ऐड कर रहे हो और वो नंबर मुझे नहीं मालूम, बट वो नंबर जो भी है उनसे जो रेशियो, नया जो रेशियो बनेगा बॉयज का और गर्ल्स का, जो नया रेशियो है इट शुड बिकम 1:1। सो यहां से भी आप देख सकते हैं बेटा 192 प्लस x, और यहां से आपकी x की वैल्यू 48 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने ये 5x और 4x लेट करके किया है, अगर आप सीधा ही बॉयज का नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो टोटल जो बच्चे हैं 432 और 5 और 4 का जो समेशन है वो है 9, तो आप इसको 9 से डिवाइड कर दो, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और इस 1 यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है 5 में, तो आपका आंसर यहां से 240 आ जाएगा यार। 240, 432 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, 240, और गर्ल्स आपको चाहिए तो 432 इंटू 4/9, ये आपका आ जाएगा 192। सो ये जो बॉयज और गर्ल्स हैं ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे और वैसे भी फाइंड कर सकते थे, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं यार। ठीक है, सो ये होता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो, 2 लोगों की बात कर रहा है, उनकी जो इनकम्स का रेशियो मुझे दे रखा है, मान लेते हैं ये 4x और 5x है, रेशियो दे रखा था तो उनकी इनकम 4x और 5x रही होगी। ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9, ये 7:9 है भाई। ठीक है, अब देखो कहता है कि इफ ईच सेव ₹50 पर मंथ, हर इंसान हर महीने, ये दोनों जो बंदे हैं ये हर महीने 50-50 रुपए सेव करते हैं। इफ ईच सेव ₹50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, मुझे उनकी जो मंथली इनकम है ना ये फाइंड करनी है। तो जरा सोचो, हम अपनी इनकम में से अगर अपनी सेविंग को माइनस कर दें तो क्या एक्सपेंस आ जाएगा? बोलो भाई, जैसे आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो तो सेविंग आता है, इनकम में से सेविंग हटाते हो तो बाकी सब आपका एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो देखो पहले की इनकम है 4x, उसने सेव किया 50, दूसरे की इनकम है 5x, उसने भी सेव किया 50, राइट। अब कहता है कि इनकम में से माइनस कर दिया सेविंग को, दोनों ने 50-50 रुपए बचाए, इनकम में से माइनस कर लिया सेविंग को, तो जो बचेगा वो एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दे रखा है, दिस इज 7/9, ये हमें दे रखा है 7/9। और यहां पर बेटा अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36x, 9×5 45, 7×5 35x, 350, 36 माइनस 35x, 450 वहाँ चले जाएगा, ये बन जाएगा 100। x अगर 100 आ गया तो पक्की बात है इनकी जो इनकम्स रही होंगी 100 इंटू 4 वो आपकी हो जाएगी 400 एंड 500, 400 रुपये और 500 रुपये इनकी मंथली इनकम रही होगी भाई। ठीक है, 400-500 इनकम है तभी तो 50 रुपये बचा रहे हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जैसे ये हुआ है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला इसको तो ऐसे देख लेते हैं यहां पर यार। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोलता है इसमें कि बताओ भाई द इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो हमसे पूछ लिया गया किसका, 11:15 का। तो इनवर्स में उल्टा कर देते हैं, तो 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 15:11 बन जाएगा।
इनवर्स रेशियो में कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, इनवर्स रेशियो बड़े इजीली बना सकते हैं यार, ठीक है ना। ओके सर, तो 11:15 का ये 15:11 हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, कहता कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। कोई दो क्वांटिटी थी, उनका जो रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। कहते इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट का मतलब क्या था, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 15 है, तो बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या रहा होगा, कॉन्सिक्वेंट मुझे नहीं मालूम, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमें भाई यहां से इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ना 15 × 4 के बट्टे में 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा 20। सो ये लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई। देख सकते 15 और 20 का रेशियो निकालोगे तो 3:4 ही आपको इसमें ये देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। बढ़ेंगे अगले की तरफ, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, कहते थे रेशियो कंपाउंडेड, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, रेशियो कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करनी है सब रेशियो की, ठीक है। किसकी कंपाउंडिंग करनी है, 4/9 की, डुप्लीकेट ऑफ 3/4, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, 3/4 का डुप्लीकेट हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब करना है, क्यूब, तो 2:3 का क्यूब होता है 8/27, ओके, एंड 9:7, लास्ट में है 9:7। तो भाई मैं 4:9 के साथ कुछ नहीं करना, 3:4 का डुप्लीकेट करना है, 2:3 का ट्रिप्लीकेट करना है, और 9:7 की हम एज इट इज रहने देना है। और रेशियो कंपाउंडेड का मतलब क्या था कि इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे भाई कि ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 दूनी 16, ओके, 9 3 27, ठीक है, 2 दूनी 4, तो आप देखेंगे 2 रहेगा, ये सब कैंसिल, 3 × 7 विल बी 21। सो 2/21 हमारा ऑप्शन इसमें दिखना चाहिए हम लोगों को, ये हमारा सी ऑप्शन जो है बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यार, ओके। सो गाइस ये भी हमारा हो जाता है गाइस, ओके गाइस, यस गाइस, अब बढ़िए आगे। सो इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले की तरफ, नेक्स्ट है भाई, इसको ले आते हैं स्क्रीन पर यार, इसको कराते हैं सॉल्व। देखिए बोला गया है बच्चे कि एक डी ऑप्शन और था, वो कट गया मुझसे गलती से भाई। क्या बोला गया है कि a/b जो है वो 3/4 के इक्वल है, ओके। हमें a/b दे रखा है कितना, 3/4। कहता है कि बताओ वैल्यू जो है वो 2a + 3b अपॉन में 3a + 4b, इसकी वैल्यू क्या रही होगी। तो देखो मैं ना आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका देखो जो जनरली जो होना चाहिए था, उसमें क्या है, हम ना बोलते हैं ना कि डिवाइड कर लो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय b। तो 2a को डिवाइड कर लो b से, b को b से डिवाइड करो तो खत्म, a/b और 4, ओके। अब देखो a/b की वैल्यू है 3/4, 3/4। सो इसमें एल्सियम ले लो, 6 + 12/4 और 9 + 16/4, 4 से 4 भी कट जाएगा, 18/25 और 18/25, अरे भाई लास्ट वाला ही ऑप्शन है यार, 18/25, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा 18/25, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये है एक तरीका। सेकंड क्या है, हमें वैल्यू चाहिए 2a + 3b अपॉन में 3a + 4b की। सो मैं आपसे बोल रहा हूं भाई कि a की जगह पे 3 पुट कर दो और b की जगह पे 4 पुट कर दो, बात खत्म। a की जगह पे 3, b की जगह पे 4, a की जगह पे 3, b की जगह पे 4। सो 12 और 6 18, 16 और 9 25, 18/25 हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यार, ठीक है भाई, ठीक है सर। ये आई थिंक समझ पाए होंगे।
सो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि P रेशियो Q, कहता है भाई कि ये जो हमारा P रेशियो Q है, दिस इज द सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट याद करो, डुप्लीकेट में स्क्वायरिंग करते हैं, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करते हैं। तो P रेशियो Q जो है ये क्या है, दिस इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, कह रहा P माइनस एक्स स्क्वायर का रूट किया होगा और Q माइनस एक्स स्क्वायर का भी आपने रूट किया होगा। तो कहता कि ये आया, कह रहा इसका सब डुप्लीकेट करो यानी इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट किया तो क्या आया, कहता P रेशियो Q आ गया। कहता कि बताओ वो जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहा होगा। तो भाई ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा, रूट हट गया भाई, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई P स्क्वायर इंटू Q, P स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, Q स्क्वायर इंटू P इंटू Q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो जहां जहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर दिखेगा उनको एक साथ रख लो, ठीक है। तो इसको उठा के लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी एक P स्क्वायर एक्स स्क्वायर चल रहा है, राइट में आपका है P Q का स्क्वायर माइनस, और ये जो P स्क्वायर Q है उसको भी राइट में भेज दो, P स्क्वायर Q। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बनेगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इन दोनों में आपका पी क्यू कॉमन आ जाएगा, पी क्यू तो यहां बचेगा Q माइनस का P, ये आपका बन जाएगा Q प्लस P और Q माइनस P, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पी क्यू, यहाँ चल रहा है Q माइनस P, तो आप देखेंगे Q माइनस P से Q माइनस P कैंसिल और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी P Q के अपॉन में P प्लस Q। क्या कोई ऑप्शन इसमें ऐसा है ना। सो सी ऑप्शन में दिख जाएगा यहाँ पे, ये सी ऑप्शन बेटा हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई। तो ये भी हमारा यहाँ पर होता है खल्लास, ओके। सो नेक्स्ट भाई अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है देखिएगा जरा ध्यान पूर्वक। देखो बच्चे क्या बोला गया था, कहते कि ये जो 2s अपॉन में 3t है, दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर किया है, कह रहा कि इसका स्क्वायर किया तो ये आया है 2s रेशियो 3t, ओके। इसका स्क्वायर करके कहते बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। तो बच्चा लोग ऐसा है ना, 2s अपॉन में 3t है, सो मैं सबसे पहले तो मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के देख लेता हूँ कि क्या रहा है यार। 4s स्क्वायर p स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab, सेम चीज नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ओके। सो यहाँ पे इसके बाद अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2s की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस में 6pt, और उस 3t की मल्टीप्लाई राइट में हो जाएगी 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4ps, ओके सर। अब देखिए इतना होता है बेटा, तो 9 इंटू 2 18st स्क्वायर 2sp स्क्वायर, 6 दूनी 12 spt, 4 3 12 t इंटू एस स्क्वायर 3t स्क्वायर और 4 3 12 pts। तो आप देखोगे ये 12 से ये 12 spt हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, हमें p स्क्वायर, हमें p या p स्क्वायर के टर्म्स में आंसर चाहिए ना हमें। तो एक काम करते हैं, ये हमारा है 2sp स्क्वायर, उसके साथ में ले आते हैं माइनस में 3t स्क्वायर को, यहाँ राइट में चल रहा है 12t s स्क्वायर, उसके साथ में रख लेते हैं ये हमारा
एस टी स्क्वायर को। तो इन दोनों में हमारा पी स्क्वायर आ रहा है कॉमन, पी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2s माइनस में 3t। यहाँ पर हमारा 6 भी कॉमन है, t भी कॉमन है, s भी कॉमन है, तो 6 कॉमन लिया तो बन जाएगा 2s 3t, और आप देखेंगे इस 2s माइनस 3t से ये कैंसिल, हमारे पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6ts, 6ts। ये देख सकते पी स्क्वायर इक्वल टू 6ts, ये ए ऑप्शन बेटा हमारा यहाँ पे ये राइट बन जाएगा यार। सो चलो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे हैं भाई रेशियोज के। अब एक बार बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ, चलते हैं आगे। ओके सो बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है प्रोपोर्शन। अभी तक हमने पढ़ा रेशियो, रेशियो के बाद नेक्स्ट प्रोपोर्शन, अनुपात पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे समानुपात। अब देखिए प्रोपोर्शन का जो मीनिंग है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बड़ा आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर रेशियोज यहाँ पर भी होंगे बट इक्वल रेशियोज होंगे। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि एक रेशियो था आपके पास a अपॉन में b, ठीक है, और कोई और दो चीजें हैं उनका रेशियो है c अपॉन में d। अगर a अपॉन में b और c अपॉन में d, इनको सॉल्व करके अगर सेम चीज आती है तो मैं क्या बोल दूंगा, दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। और जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल दिया करते हैं कि इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा एक प्रोपोर्शन। So then A, B, C and D will be in proportion। जिससे लिखने का जो तरीका हमारे पास रहता है, जो मेथड है हमारे पास इसको लिखने का, वो क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। यहाँ पर बेटा इसको ऐसे ना लिखना चाहो बच्चे, तो इसको इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है कि A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। ठीक है, यहाँ पर ये जो ABCD होती हैं, A B C and D आर, इन सबको बोला जाता है टर्म्स, दे ऑल आर कॉल्ड टर्म्स। अब टर्म्स में भी याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म B, थर्ड टर्म C और फोर्थ टर्म D। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, A हमारे लिए क्या होगी, फर्स्ट टर्म, B हमारे लिए होगी सेकेंड टर्म, C होगी थर्ड टर्म एंड ये जो D हमारे लिए रहेगा दिस विल बी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। अब इन टर्म्स में भी, इसमें भी याद रखिएगा, ये जो B और C, ये जो बीच में है B और C, इन्हें बोलते हैं मीन, इन्हें बोलते हैं मीन, जो एकदम बीच में माध्य। ठीक है ना, जबकि A और D, ये जो सबसे कोने में, सबसे साइड में A और D, ये जो A और D होते हैं, इन्हें बोला जाता है एक्सट्रीम्स। इन्हें नाम दिया जाएगा बेटा क्या, एक्सट्रीम। ठीक है ना, जो सबसे बाहर हैं, बीच में जो है वो मीन, जो सबसे बाहर की तरफ है वो है हमारे लिए एक्सट्रीम्स। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि 2, 6, 7 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड x, और आपसे बोल दिया कि फाइंड करो x। तो बच्चे यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 2, 6, 7 और x है, तो 2 के अपॉन में 6 जो होगा वो इक्वल टू 7 के अपॉन में x होगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है सब कुछ। ठीक है ना, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 42/2 विल बी 21। सो ये 21 जो है हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपल आंसर बन जाएगा। सो इस प्रकार से आप प्रोपोर्शन में कोई से भी टर्म फाइंड कर सकते हैं कि 4 टर्म आप लोगों को दे रखी हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसमें एक चीज आती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन।
अब इसमें क्या होता है भाई, यहां पर ना 3 ही टर्म होंगी, 3 टर्म, लेकिन उन 3 टर्म A, B and C will be such that कि जो A और B का जो रेशियो है, A और B का जो रेशियो है वो B और C के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। यहां से A और मतलब चौथा टर्म कुछ नहीं है, दूसरी टर्म भी B है और तीसरी टर्म भी B है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये A रेशियो B और B रेशियो C है, ये है भाई। तो यहाँ पे A बाई बी जो होता है वो इक्वल टू B बाई C के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर ये A फर्स्ट टर्म होती है, B हमारे लिए सेकेंड टर्म होती है और जो C है वो हमारे लिए थर्ड टर्म होती है। तो 3 टर्म अगर कभी भी कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो समझ जाओ भाई कि वहाँ पर A बाई बी जो है वो किसके इक्वल है, वो B बाई C के इक्वल है। और यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि जो B स्क्वायर की वैल्यू रहेगी वो हमारे लिए यहाँ पे AC बन जाएगी। B स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे लिए यहाँ पर AC बन जाएगी। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई बार आपको हो सकता है कि फर्स्ट टर्म दे दे, सेकंड टर्म दे दे और आपसे बोल दे बताओ थर्ड टर्म क्या है। तो आपने सिंपली इस फॉर्मूले में आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी होंगी। इस चीज को बेटा आप लोग इसमें याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना, इसको भूलना मत भाई, इसको भूलिएगा मत। अब प्रोपोर्शन में ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं बेटा जो आप लोगों को याद रखने हैं। हमारे क्वेश्चंस सॉल्विंग में हम उन रूल्स को यूज करेंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। उन प्रॉपर्टी के नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बेटा प्रोपोर्शन की, वो क्या है जरा देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा उसका नाम है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, हाँ जी सर, इनवर्टेंडो। क्या मतलब है ये जो इनवर्टेंडो है इसका? इनवर्टेंडो का मीनिंग है कि अगर मान लो A बाई बी जो है वो C बाई डी के इक्वल है, जो A बाई बी है वो C बाई डी के इक्वल है, तो याद रखिए आप उल्टा कर सकते हो इसको, यानी इसको B बाई ए इक्वल टू डी बाई सी भी आप इसे लिख सकते हैं। ये तब भी प्रोपोर्शन रहेगा, प्रोपोर्शन बदलेगा नहीं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि हम लिखते हैं 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6, होता है 2 बाई 4 करोगे तो 1 बाई 2 आएगा, 3 बाई 6 करोगे तो भी 1 बाई 2 आएगा। मैं बोलता हूं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, इनवर्स कर लो, उल्टा, तो ये जो 2 बाई 4 है वो 4 बाई 2 बन जाता है, जो 3 बाई 6 है वो 6 बाई 3 बन जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी आंसर यहाँ 2 आएगा और वहां पे भी आंसर 2 आएगा। तो इनवर्स करने पे ऐसे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी का नाम याद रखना, इनवर्टेंडो। ये इनवर्टेंडो है। ऐसे ही इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, अभी ऑल्टरनेंडो क्या चीज है जब समझना। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं A रेशियो B जो है वो C रेशियो D के इक्वल है, A रेशियो B जो है वो C रेशियो D के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो A बाई B है वो इक्वल टू C बाई D है, ठीक है। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका AD इक्वल टू BC आ जाएगा, जो AD है वो BC आ जाएगा। तो यहां पर ना इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होता है AD का वो किसके इक्वल होता है, वो इस BC के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। BC यानी मीन का प्रोडक्ट जो होगा वो एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये चीज मुझे स्टार्टिंग में एक बार बता देनी चाहिए यहाँ पे, इससे मैं इधर लिख देता हूं कि हमारा यहाँ पे ये जो A और D है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, आप बोल देंगे सर B और C का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो इस प्रॉपर्टी को भी बेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। सो ये कोई नई चीज है नहीं वैसे आप लोगों के लिए, बट स्टिल। अब बाकी अब बात करें अगर ऑल्टरनेंडो की, तो देखो ऑल्टरनेंडो में देखो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि अगर मान लो A रेशियो B जो है वो इक्वल टू है C रेशियो D के, तो यहाँ से इसका मतलब क्या निकलेगा कि AB जो है वो A बाई B जो है वो किसके इक्वल है, C बाई D के इक्वल है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका AD इक्वल टू BC बन जाएगा, है ना। और यहां से मैं बोलता हूं कि A के अपॉन में ना उस C को भेज दो और इस B के अपॉन में इस D को भेज दो। कर सकते हैं, A को यही रहने दो
बी को वहाँ ऊपर ऐसे ही रहने दो, है ना। वो जो सी है उसको लेफ्ट में डिनोमिनेटर में ले आओ और ये जो डी है इसको राइट में, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, आपके बन जाएगा ए रेशियो सी इज प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो डी। तो यानी कि जो ए रेशियो बी था वो इक्वल टू सी रेशियो डी था, है ना। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा ये जो है बेटा ये ए रेशियो सी इक्वल टू बी रेशियो डी बन चुका है, यानी कि ये जो बी और सी हैं ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोला करते हैं क्या, ऑल्टरनेंडो। ये प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेंडो, जिसमें कि ए और डी तो भैया अपनी जगह पे चलो है ही, बट ये जो बी और सी जो है ये आपस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इंटरचेंज इधर हो जाया करते हैं। यानी कि चाहे आप a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी बोलो या फिर आप लोग a बाई सी इक्वल टू बी बाई डी बोलो, बात दोनों सिचुएशन में यहाँ पर सेम ही इसमें रहने वाली है भाई। सो ये है ऑल्टरनेंडो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो क्या है बेटा, हमारा कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो। अब ये जो कॉम्पोनेंडो है इसमें क्या होता है बेटा, जरा समझिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई रेशियो है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। तो जो कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी है हम बोलते हैं कि क्या हम दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर मैं बोलूं 2/3 है और 4/5 है, यहाँ भी 1 ऐड कर दो, मतलब 2/5 में यहाँ पे मान लो x/5 है, तो यहाँ भी 1 ऐड कर दो और वहाँ भी 1 ऐड कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 2/3 है, वहाँ पे 4/6 है, यहाँ 1 प्लस किया और वहाँ पे भी 1 प्लस कर दिया, तो ये बन जाएगा 5/3, वो बन जाएगा 10/6, बात फिर भी सेम रहेगी, 1 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या बनता है, a बाई बी प्लस 1 c बाई डी प्लस 1। तो इसमें ना आप एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी के अपॉन में a और c प्लस डी के अपॉन में d, a प्लस बी के अपॉन में a और c प्लस डी के अपॉन में d। सो ये जो चीज है बेटा ये है हमारा कॉम्पोनेंडो, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी रेशियो आपको दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है, आपसे कह देता है कि x के अपॉन में y जो है वो 2/3 के इक्वल है, ठीक है। x के अपॉन में y जो है वो 2/3 के इक्वल है, और आपसे बोल दे कि इस पे अप्लाई करो कॉम्पोनेंडो, अप्लाई करो कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपने a में प्लस करना है b, राइट साइड में c में प्लस करना है d, अपॉन में रखना है d, मतलब न्यूमरेटर में प्लस कर देना है डिनोमिनेटर को और अपॉन में क्या रखना है, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रहने देंगे। ये मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पे b है बेटा, ठीक है। डिनोमिनेटर को अपनी जगह पर वैसे ही रहने देंगे और न्यूमरेटर में आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख देंगे। सेम चीज वहां मैं इस चीज को करता हूं, आप x में प्लस कर देंगे y को, y नीचे ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में 2 + 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से x + y के अपॉन में y की जो वैल्यू आएगी तो 3 + 2 5 के अपॉन में 3 बन जाएगा। सो ये वैल्यू आ रही है x + y के अपॉन में y इक्वल टू 5/3। सो ये है प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दे रखा है तो फ्रैक्शन में आप सीधा क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंडो अप्लाई करने के बाद बेटा आपका जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा, नया न्यूमरेटर आपका a + b बन जाएगा, a + b, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे c + d बन जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा यार। तो ये कॉम्पोनेंडो है। जैसे कॉम्पोनेंडो है इसमें ही एक प्रॉपर्टी आ जाएगी डिविडेंडो। डिविडेंडो, अभी डिविडेंडो में क्या होता है भाई जरा समझना, कि अगर मान लो a बाई बी है और हमारे पास इधर c बाई डी है, a बाई बी है c बाई डी है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि जैसे हमने पिछले में 1 ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1, यहां से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, वहां से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा a बाई बी -1 c बाई डी -1, ठीक है। सो बच्चे हमारा ये जो है एलसीएम अगर मैं इसमें लेता हूं तो क्या बन जाएगा, a - b के अपॉन में b
और c माइनस डी के अपॉन में डी। सो ये है हमारा डिविडेंडो प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत क्या है, डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना, बस जो न्यूमरेटर है उसको चेंज कर देना है। न्यूमरेटर में चेंज क्या करना है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं 10 अपॉन में 5 है और यहाँ 4 अपॉन में 2 है, ठीक है। मैं बोलता हूँ जरा डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाओ, डिविडेंडो। तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर को ऐसा का ऐसा ही रहने दो, ठीक है। लेकिन जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में से माइनस कर दो डिनोमिनेटर को, यानी कि 10 में से माइनस कर दो 5, या 4 में से माइनस कर दो 2, तो 5/5 और ये आपका बन जाएगा 2/2, ये आपका बन जाएगा 1 = मतलब देख सकते हैं 5/5 जो किसके इक्वल आ गया, 2/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये चीज़ अगर मान लो हमारे पास ऐसा होता कि आपसे कह देता कि x प्लस वाई जो है अपॉन में y चल रहा है और कहता कि ये 4/1 के, ये 4/3 के इक्वल है, ये 4/3 के इक्वल है। इस पे डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या मिलेगा, देखो नाम याद होना चाहिए, नाम डिविडेंडो, मेन नाम पे फोकस है भैया। डिविडेंडो लगाओ तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिनोमिनेटर को ऐसा ही रहने दो, लो जी मैंने इसको ऐसा ही रहने दिया, ओके। फिर डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलती है कि न्यूमरेटर में से माइनस कर दो डिनोमिनेटर को, a में से माइनस कर दो b को। तो जरा सोचिए जो न्यूमरेटर है वो है x प्लस वाई, उसमें से माइनस कर दो डिनोमिनेटर y को। सेम चीज राइट साइड में 4 में से माइनस कर दो 3 को, तो आप क्या देखोगे यहाँ y से y कट जाएगा और आपके x/y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 1/3। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा बेटा बच्चे। ये है हमारी डिविडेंडो प्रॉपर्टी यार, ठीक है। और देखो अब बाकी ये प्रॉपर्टी बनी कैसे है, मैंने आपको तरीका बताया कि हमने दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो बात तो फिर वही पड़ गई ना, ठीक है। सो ये हो गया कॉम्पोनेंट हो गया, डिविडेंड हो गया। इसमें ही अब जरा एक चीज और समझना, यहां पर आपसे बोल देगा कॉम्पोनेंडो के साथ साथ डिविडेंडो दोनों। अब ये क्या प्रॉपर्टी है भाई, जरा समझिएगा। देखिए हम बोलते हैं ना कि a/b है और वो इक्वल टू c/d है, मान लो ये गिवन है, तो इसमें कॉम्पोनेंडो का मीनिंग क्या है कि न्यूमरेटर में प्लस करो डिनोमिनेटर अपॉन में b, c में प्लस करो d अपॉन में d, ये कॉम्पोनेंडो है ना, अभी बताया मैंने। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया डिविडेंडो, इसमें क्या बताया बच्चे मैंने कि न्यूमरेटर में से माइनस करो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से माइनस करो डिनोमिनेटर, यही तो है, c में से माइनस करो d अपॉन में d, ठीक है। आप इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लो 2 से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो a प्लस b है उसके अपॉन में b, a माइनस b है उसके अपॉन में b, यहाँ पे c प्लस d है उसके अपॉन में d, और c माइनस d है उसके अपॉन में भी d। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर b से ये b कट जाएगा, ये d से वो d कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा a प्लस b अपॉन में a माइनस b, राइट में यहाँ रहेगा c प्लस d अपॉन में c माइनस d। ये आपका b से ये b कैंसिल, ये d से ये d हमारा कैंसिल, और ये हमारा है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब रूल क्या है कि न्यूमरेटर में प्लस करना है डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में से माइनस करना है डिनोमिनेटर, ठीक है। ओके सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 5/2, दिस इज इक्वल टू 5/2, ओके। और आपसे बोल दे कि अप्लाई करो C एंड D, अप्लाई C एंड D, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो यहाँ पे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या है, न्यूमरेटर में प्लस करना है डिनोमिनेटर, x प्लस वाई में प्लस करना है डिनोमिनेटर अपॉन
फिर न्यूमरेटर से माइनस करना है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x प्लस वाई से माइनस करना है x माइनस वाई, राइट में भी 5 प्लस 2 5 माइनस 2 5 प्लस 2 5 माइनस 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं y से ये y कट जाएगा, इधर ये x से ये x कट जाएगा, x प्लस x 2x आ जाएगा, y प्लस y इधर 2y आ जाएगा, उधर वो 7 रहेगा अपॉन में 3 रहेगा, और यहाँ पर x बाई वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 7/3। सो आई थिंक इतना आप लोगों को ये समझ में आया होगा यार, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 4, 10/4 आपका 5/2 ही बनेगा। सो ये है हमारी प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको अगर समझ में आता है बेटा तो मैं आपको लेकर चलूंगा अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है एडेंडो। एडेंडो, अब ये प्रॉपर्टी क्या है जरा समझना। कभी भी मान लो हमें दे रखा हो a बाई बी प्लस a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ये ऐसी अगर मान लो दे रखा है इस तरह से कुछ, ठीक है ना, और ये इक्वल टू के है, इक्वल टू है के, कुछ भी डिवाइड करके कुछ तो आएगा ना। जैसे मैं बोलूं 4/2 6/3 8/4, डिवाइड करके कुछ तो आएगा, कुछ तो मिलेगा, तो मान लो वो के है। तो एडेंडो प्रॉपर्टी बोलती है, एडेंडो रूल सेज कि जो a बाई बी तुम्हारा है, वो जो c बाई डी तुम्हारा है, और वो जो e बाई एफ है, कह रहा है ये सब जो है ना ये इक्वल टू होता है, कह रहा है a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ। कह रहा है कि तुम सब न्यूमरेटर को प्लस कर दो, सब डिनोमिनेटर को प्लस कर दो। कह रहा है आंसर में कोई चेंज नहीं रहता, आंसर तब भी वही रेशियो वही रहेगा, पहले भी k था तो अभी भी k ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा, मैं लिखता हूं 15 के अपॉन में 5, ठीक है, और मैं लिखता हूं 45 के अपॉन में, या फिर लेट्स से 60 के अपॉन में 20, ठीक है। आपको मालूम है डिवाइड करके 3 आएगा, डिवाइड करके यहां पर भी 3 ही आएगा। सो याद रखिएगा ये इक्वल टू होगा 15 जमा 60 और 5 जमा 25, 75 के 5 जमा 20, 5 जमा 20 ये बन जाएगा 75। और आप देख सकते हैं डिवाइड करके तब भी वही 3 ही आना है, 3 ही आना है। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये कैसे आ रहा है, तो इसका जो रीजन है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, समझेगा रीजन क्या है। जैसे वो जो रीजन है बेटा इसमें कि देखो ये जो a बाई बी था वो इक्वल टू है k, तो यहां से a की वैल्यू आ जाती है b के, हमारा जो c बाई डी है वो भी इक्वल टू k है, तो यहां से c की वैल्यू आ जाती है d के, जो e बाई एफ है वो भी इक्वल टू है k, तो यहां से e की वैल्यू आ जाती है f के, ठीक है। सो नाउ मैं आपसे बोल रहा हूं कि सभी न्यूमरेटर को प्लस कर दो, a प्लस सी प्लस ई, और सभी डिनोमिनेटर यानी b प्लस डी प्लस एफ। मैं बोलता हूं इस पूरे को भी डिवाइड करके भी k ही आएगा, k ही आएगा। कैसे आएगा k, जरा देखो भाई, a की वैल्यू निकल गई b के, c की वैल्यू निकल गई d के, और e की वैल्यू निकल गई f के, और डिनोमिनेटर में चल रहा है b प्लस डी प्लस एफ। जरा सोचो अंदर से अगर मैं k कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा b प्लस डी प्लस एफ, और नीचे भी b प्लस डी प्लस एफ कैंसिल होगी, लास्ट में बचा क्या हमारे पास k। सो वही चीज हम कह रहे बेटा कि अगर a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ अगर किसी कांस्टेंट k के इक्वल है तो याद रखो ये भी हमारा इक्वल टू k ही रहता है, ठीक है। ये जैसे एडेंडो है ऐसे ही इसमें हमारा आ जाता है सब्ट्राहेंडो। यहां पर क्या है कि अगर मान लो a बाई बी सी बाई डी ये किसी इक्वल टू k है, ठीक है। सो देन आप इसमें ही a माइनस सी अपॉन में b माइनस डी भी लिख सकते हैं, यानी पहले ऐड कर रहे थे अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले ऐड करने का काम चल रहा था ना, अब सब्ट्रैक्ट करने का काम चल रहा है। जैसे मैं बोलूँगा आपसे, जरा देखो भाई यहाँ पे मैं बोलता हूँ
50 के अपॉन में 10, ठीक है, 15 के अपॉन में 3, 5 के अपॉन में 1, सब में देखो 5 ही आएगा, सब में 5 आएगा। मैं बोलता हूँ 50 में से माइनस कर लो ये 15, उसमें से माइनस कर लो 5, 10 में से नीचे से माइनस कर लो 3 और डिनोमिनेटर माइनस कर लो 1, तो 30 और यहाँ आ जाएगा 6। देख सकते हैं तब भी आपको 5 ही यहाँ पर मिलने वाला है भाई। तो बच्चे यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं, मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ भी लेकर चलूँगा भाई। हमने सबट्रेंडो देख लिया, एडेंडो देख लिया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया, ऑल्टरनेंडो हो गया, इन्वर्टेंडो हो चुका है, 7 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं। ओके, अब आपको लेकर चलते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। आज का देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए बोला गया द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 और फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं x है, तो 4 के बट्टे में 6 और 8 के बट्टे में x, तो यहाँ से 4x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 48 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। ए आंसर हो जाना है इसमें यार, यहाँ तक ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे ये हुआ भाई, अगला देखिएगा, बोला गया है द थर्ड प्रोपोर्शनल। जब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है तो यानी कि समझ जाओ 2 टर्म दे रखी हैं, तो यानी कि समझ जाओ कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूस, यानी कि 12:18 और 18 कोई x रहा होगा, है ना, यानी कि 12 के बट्टे में 18 और 18 के बट्टे में x। ये चीज मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर 3 ही टर्म दे रखी हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन जो है ये हमारे कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन हमारे होते हैं यार। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो 18 होती है इसको 2 बार लिखा जाता है, एक बार 12 18 के साथ और दूसरा नेक्स्ट 18/x। सो यहाँ से 12x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18 इंटू 18, 6 दूनी 12, 6 ने 18 और ये 6 दूनी 12, 6 3 18 और 2 से वो कटेगा 9 और यहाँ से x हमारा आ जाएगा 27। सो 27 हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास देखिए बोला गया है द मीन प्रोपोर्शनल। 2 टर्म दे रखी हैं 25 और 81, मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल। तो यहां पर देखो बीच में भैया हमारा x रहा होगा मीन, एक्सट्रीम हमारे लिए 25 और 81 है, तो यहां पर मीन प्रोपोर्शनल हमारे लिए हो जाएगा x, तो 25 के अपॉन में x इक्वल टू x के अपॉन में 81, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 81, तो x हमारा आ जाएगा 25 इंटू 81, ये 25 स्क्वायर रूट के बाहर आके बनेगा 5, 81 स्क्वायर रूट के बाहर आके बनेगा 9, सो 45 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए भाई, 45 इसका आंसर होना चाहिए यार, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास आता है ये लो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस में 3y अपॉन में 5y माइनस 3x, कहता है ये 3y 4 के इक्वल है। कह रहा बताओ x/y क्या रहा होगा, x/y। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 4 3 12, 5 3 15 और 3 3 9, सो 20 जमा 9 29 और 15 और 12 27, x के अपॉन में y जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 27 के बट्टे में 29, तो 27 के बट्टे में 29 इसमें नहीं है भाई, तो मेरा जो आंसर है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा जरा क्वेश्चन को।
कहता है कि जो हमारा A और B का जो रेशियो है दिस इज 3:2 और B एंड C का जो रेशियो है दिस इज 3:5। अब हमसे पूछ लिया जाता है कि A, B और C तीनों का रेशियो क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। देखो असली जो तरीका होता है वो क्या है, वो क्या है देख जरा देखना, जैसे A/B हमारा 3/2 और B/C है हमारा कितना, वो है 3/5। तो आप जरा देखिए कॉमन टर्म क्या है, जैसे दोनों वहां पर भी B है नीचे भी B है, बट ऊपर वाला जो B है वो 2 के इक्वल है और नीचे वाला जो B है वो 3 के इक्वल है ना। तो आप इस 2 और 3 को इक्वल बनाओ, तब आप ABC को कंपेयर कर सकते हो। तो 2 और 3 को इक्वल बनाने के लिए देखो क्या है, मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से, और यहाँ इस 3 को मैं ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करके देखो क्या होगा, ये बन जाएगा 9/6 और ये बन जाएगा 6/10। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ A, B और C का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे A तो 9 के इक्वल है, B जो है वो 6 के इक्वल है, B ऑलरेडी 6 लिख चुके हैं और C की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:6:10। A ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास A/B है, कितना है, यह 3:2 और हमारे पास B/C भी है, ये कितना है भाई, ये हमारे पास 3:5 है। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्वल टर्म है दोनों में, जो कॉमन टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। इस नीचे वाले 3 की मल्टीप्लाई वहां कर दो और उस ऊपर वाले 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो। 9:10, 9, 6 एंड 10, और ये हमारे इस क्वेश्चन का देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। दोबारा देखिएगा, जो B जो दोनों में कॉमन है, जो उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब नीचे वाला जो 3 है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर से और ऊपर वाले 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले इस 5 से। तो ये आपका देख सकते हैं 9:6:10, ये हमारा आंसर सीधा ही आ जाएगा यार। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखो अगला क्या है हमारे पास, देखिए अगले में दिया गया है कि हमारा जो x/2 है, y/3 है और जो z/7 है, ये तीनों इक्वल है और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है 2x - 5y + 4z के अपॉन में 2y। ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है। अच्छा देखो, इससे अगर मैं इक्वल टू k मान लूँ तो x हमारा बन जाएगा 2k, y बन जाएगा 3k और z बन जाएगा 7k, और x/y/z इन तीनों का रेशियो बन जाएगा 2:3:7। तो भविष्य में तुम अगर कभी भी x/2 + y/3 + z/7 इस टाइप से कुछ देखो तो समझ जाना कि x, y और z का जो रेशियो है वो 2:3:7 है। ठीक है, अब ये है तो ठीक है, इन वैल्यूज को वहां पुट कर लो भाई। x की जगह पे रख दो 2, y की जगह पे रख दो 3 और z की जगह पे रख दो 7 अपॉन में 3। तो 4, 15, 28, 6, 28 और 4 32, 32 में से 15 माइनस किया 17 के बट्टे में 6, 17/6 ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, सो ये भी ठीक था क्वेश्चन। अगला देखिएगा, हमें दिया गया है बच्चे यहाँ पे कि हमारा जो x/y जो है, x/y जो है दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड जो y/z जो है दिस इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, सो मेथड मैंने आपको बताया कि वहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 4 है ना। सो जो दोनों में कॉमन है उसको सेम बनाना है। तो इस 3 को मैं नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि यहाँ 3 था, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बन जाएगा 8 के बट्टे में 12 और 12 के बट्टे में 9। सो यहाँ से x/y/z जो हमारा बनेगा बच्चे वो आ जाएगा 8, 12 और 9। ऊपर उस y के साथ 3 है ना, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस नीचे वाले y के साथ 4 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये y दोनों में जैसे सेम बन जाएगा तो 8, 12 और 9 हमारा आंसर आ जाना चाहिए, जो कि वहां पर हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है,
अच्छा, मैंने एक तरीका भी आपको और बताया था कि x रेशियो y जो है वो 2:3 के इक्वल है, और जो y रेशियो z है, y रेशियो z वो 4:3 के इक्वल है। तो मेथड मैंने क्या बताया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 8 और 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और आप चाहो तो ना अपने आंसर को ये ऑप्शन के थ्रू भी तो चेक कर सकते हो। जरा देखो, x और y का रेशियो 2:3 होना चाहिए, तो यहां पर तो दिख रहा है, बट इसमें 2:3 नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए, है ना। दूसरा, y और z का रेशियो 4:3 होना चाहिए, क्या इसमें y और z का रेशियो 4:3 दिख रहा है आपको? आप बोलोगे 4:3 तो नहीं है, 3:4 है, तो ये तो गलत हो गया भाई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, और आप यहां पर चेक कर सकते हैं x और इन दोनों का रेशियो क्या है, आप बोलेंगे दिस इज 2:3, 4 दूनी 8, 4 3 12। फिर इन दोनों का रेशियो कितना है, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 3, 4:3। सो करेक्ट, एकदम मैच कर रहा है इससे यार। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू भी हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे। ओके सर, बढ़ेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट में हमें कहता है, हमसे पूछता है भाई, ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा इसमें यार। ठीक है, ये सब PYQs हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। ये सब देखिएगा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। ठीक है, 3 दोस्तों की जो भी उनकी उम्र आज है, वो तीनों का जो सम है वो 150 साल है। हो सकता है कोई 60 साल का हो, कोई 40 साल का हो, कोई 50 साल का हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम जो भी है, बट इनका जो समेशन है वो 150 है, ये 150 है। ठीक है, अच्छा ओके। कहते कि 10 साल पहले देयर एजेस वर इन द रेशियो। 10 साल पहले इनकी जो एजेस थी बेटा, वो किस रेशियो में थी? 7:8:9। तो 10 ईयर बैक, 10 साल पहले, तो जो 3 दोस्त हैं इनकी एजेस क्या क्या हो जाएंगी? 7x, 8x एंड 9x। ये ले लें, 7x, 8x और 9x। 10 साल पहले जो इनकी एजेस थी, 10 साल पहले की एज का रेशियो दे रखा है 7x, 8x और 9x। ठीक है, वो ये इनकी एज हो गई। ठीक है, कहते कि बताओ उनकी आज की एज क्या है। तो देखो यार, कायदे से देखा जाए, जो पहला इंसान जिसकी 10 साल पहले क्या एज थी, 7x, आज की एज उसकी हो जाएगी 7x + 10, ये हो जाएगा 8x + 10, और ये हो जाएगा 9x + 10। ये हो गई है इनकी आज की एजेस, और इन तीनों को प्लस करके हमारा जो है ये 150 बन जाएगा। तो 7 और 8 15 और 9 24, और 150 में से इन 3 10 को हटा दोगे तो 120, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो क्या बोलता है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है? तो 7 इंटू 35 + 10 45, 8 पंजे 40 और 10 50, और 9 पंजे 45 और 10 55। ठीक है, सो 45, 50 और 55, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। अदरवाइज ऑप्शन के थ्रू कैसे करते? ऑप्शन के थ्रू तो जरा सोचो, कोई भी किसी भी रैंडम एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे ये इनकी आज की एज है, तो 10 साल पहले एज क्या रही होगी? 25, 35 और 60। जरा चेक करो क्या वो रेशियो बन रहा है? आप बोलोगे नहीं बन रहा। यहां देखो 10 साल पहले क्या एज रही होगी? 30, 50, 40, रेशियो नहीं बन रहा। 10 साल पहले क्या एज रही होगी? 35, 40 और 45। चेक करो क्या ये रेशियो बन रहा है? तो आप बोलेंगे 5 × 35, 5 × 40, 5 × 45। बिल्कुल 7, 8 और 9 ये रेशियो यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। सो ये आंसर हो जाएगा भाई। ओके, सो ये भी बनता है भाई। बढ़ेंगे अगले की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट। बोला गया बच्चे, कंबाइंड एवरेज वेट ऑफ 2 सेक्शंस इज 60 kg। 2 सेक्शन है, जरा क्वेश्चन को ना मैं समझाऊंगा थोड़ा, यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, और ये समझ लो कि अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं यहां पर, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड एवरेज एज
मतलब ये समझ लो कि एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ बच्चे होंगे, वहां पर भी कुछ बच्चे होंगे, यहाँ के बच्चों का भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ वेट होगा ना यार, उन सबका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो उसका एवरेज भी होगा, एवरेज वेट, जिससे हम लोग वेट को जनरली एक्स बार के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको x1 बार कह सकते हैं और यहां पर आप x2 बार कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया था, कंबाइंड एवरेज वेट। कंबाइंड एवरेज वेट का मतलब होता है कि इन दोनों सेक्शन के बच्चों को अगर जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो यानी कि टोटल स्टूडेंट्स अब कितने हो जाएंगे कंबाइंड। अगर मैं पूछ लूं टोटल स्टूडेंट्स, तो आप बोल देंगे वो n1 प्लस n2 हो जाएंगे और उनका एक कंबाइंड एवरेज भी निकलेगा, उनका एक कंबाइंड एवरेज भी निकलेगा, ठीक है। तो वो कंबाइंड एवरेज हमें दे रखा है, द कंबाइंड एवरेज वेट ऑफ टू सेक्शन इज 60 kg। हमें इस क्वेश्चन में कंबाइंड एवरेज दोनों सेक्शन का दे रखा है कितना, 60 किलो। अच्छा, कहते कि इफ द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, इनका जो एवरेज वेट है वो 50 kg है, एंड एवरेज वेट ऑफ सेकेंड ग्रुप दिस इज 65 kg। इनका जो एवरेज वेट है दिस इज 65 kg। कहता है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू ग्रुप्स। इट मींस नाउ वी हैव टू फाइंड n1 और n2 का रेशियो। ये चीज मुझे यहां पे आंसर इसका निकालना है यार, ठीक है। तो इसको देखो, मैं बहुत ही छोटा सा तरीका भी आप लोगों को अभी इसका बता दूंगा, ठीक है, वो भी देखना। बट फिलहाल ना आपको मैं कंबाइंड मीन एक बार मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। स्टैट्स में भी आप लोगों ने पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में कंबाइंड एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में मान लो टोटल है 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में टोटल हैं, और मैंने आपसे बोला कि उन सबका जो वेट है ना, वेट, जैसे मान लो पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो इनके वेट हैं, वेट लेट से एक का वेट 40 है, एक का 50 है, एक का 60 है, दूसरे का 70 है, और एक का हमारे पास ये कितना ले लें इसको यार, एक का 30 है, ठीक है ना। तो इनका टोटल अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 50, 40, 90, 150 और 250। सो ये इनका टोटल है। मैं बोलूँ कि इनका एवरेज क्या आएगा, एवरेज, तो आप बोल देंगे 250 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ये आपके सेक्शन की बात हो रही है। एक दूसरा सेक्शन भी है, उस सेक्शन में 3 ही बच्चे हैं, उसमें 3 ही बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इनका जो वजन है बेटा, वेट जो इनका भार जो है कितना कितना है, 70 kg, 80 kg और 60 kg, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर बताओ एवरेज कितना है, यहाँ का एवरेज तो 50 है, इन 3 का एवरेज कितना है, तो आप बोलो इनको प्लस कर लो, 80 और 70, 150 और 60, 210/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 kg। ये एवरेज आ गया। मैं बोलूँ कि दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब जो स्टूडेंट्स जो हैं अब वो 5 नहीं 8 स्टूडेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वहाँ वेट था 40, 50, 60, 70, 30, और यहाँ वेट कितना है 70, 80 और 60। मैं बोलूँ बताओ इनका टोटल कितना आएगा, तो आप बोले सर वहाँ पे 250 था टोटल, और यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर हमारा टोटल था 210। तो इनको जोड़कर आया था 250 और इनको टोटल करके आया 210, तो ये आपका हो जाएगा 460। मैं बोलूँ बताओ अब एवरेज कितना है, ये जो इन सबको मिलाकर जो एवरेज निकलता ना, ये होता है कंबाइंड एवरेज, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड एवरेज है बेटा आपका, कंबाइंड मीन इसको आप कह सकते हैं। तो 460 को आपने डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इस 8 से। तो आप आंसर क्या बोल देंगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा। सो आप बोलेंगे सर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 6 उधर रहेगा, 8 7 56 और आगे आ जाएगा 0.5। बोलो भाई ये सही है, ये डिवाइड से किया मैंने यार, 8 पंजे 40, 6 उधर, 8 7 56, हाँ, तो 57.5 ये हमारा निकला कंबाइंड मीन। इस कंबाइंड मीन को निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, n1x1 प्लस n2x2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये स्टैट्स में भी काम आएगा, ठीक है। n1x1 यानी कि कंबाइंड मीन,
सो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे N1 है 5 और ये था 50, 5 इंटू 50, यहाँ है 3 इंटू 70 और अपॉन में 5 जमा 3 कि टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, तो आप बोल दोगे 250 और 210 460 के बट्टे में हमारा आ जाएगा ये कितना 8, ये हमारा बन जाएगा कितना 8, और 460 को जब आप डिवाइड करोगे 8 से, सो आपका ये बन जाएगा कितना 57.5। कंबाइंड मीन इस तरह से निकलता है ना। तो यहां पर भी जो है बेटा, इधर भी अगर मैं बोलूं कि हमें अगर N1 और N2 का रेशियो चाहिए और कंबाइंड मीन हमें दे रखा है, तो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास N1 x1। अभी मैं छोटा तरीका भी बताऊंगा एक, ठीक है, अभी एक छोटा तरीका भी बताऊंगा, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट देखना है इसका। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर ये हमें दे रखा है 60, x1 बार हमारा है 50 और x2 बार है हमारा 65, अपॉन में रहेगा N1 प्लस N2 तो 60, N1 प्लस 60 N2 50, N1 प्लस 65 N2 और 60 से 50 माइनस किया 10 N1, 65 से 60 माइनस किया 5 N2 और यहाँ से N1 और N2 का रेशियो आ जाएगा 5/10, यानी कि ये बन जाएगा 1/2 और 1:2 जो है बेटा, ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोले सर छोटा तरीका तो बताया ही नहीं, है ना। सो जरा देखिएगा, मुझे बताइए यहाँ पे इस N1 और N2 का रेशियो कितना है, N1 और N2 का रेशियो कितना है भाई, बताइए जरा। हमारे N1 और N2 का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर रेशियो जो है दिस इज 5:3, 5/3, है ना। ठीक है सर, अब जरा देखिएगा तरीका क्या होता है। हमें पहले वाले का मीन मालूम है, पहले वाले का मीन था 50, दूसरे का मीन कितना है, दिस इज 70, और जो कंबाइंड दोनों का मीन निकला वो कितना है, कंबाइंड मीन जो दोनों का निकला, एवरेज जो कंबाइंड एवरेज होता है वो कितना निकला है 57.5, 57.5। तो आप इसमें एक काम कीजिए, उसमें से इसको, उस 70 में से 57.5 को माइनस कर लो, कितना आएगा, 70 में से 57.5 को माइनस कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 12.5। 50 में से 57.5 को माइनस कर लो, नेगेटिव वाले को इग्नोर करो, ठीक है ना, नेगेटिव वाले पार्ट को इग्नोर करो, तो आपको मिल जाएगा 7.5, ठीक है। अब देखो 10 से 10 तो कट ही रहा है, तो 125, 75 और 25 से डिवाइड कर लो, 25 25 और 25 3, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल जो एवरेज हमें पहले के दे रखे थे और कंबाइंड एवरेज जो दे रखा था, इसमें से इसको माइनस करना वहां पे, उसमें से इसको माइनस करना इधर आ गया, तो ये 5:3 जो है ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है, क्वांटिटी का रेशियो। सेम चीज देखो मैं यहाँ लगाता हूँ, सेम चीज यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का जो एवरेज है वो है 50, दूसरे ग्रुप का एवरेज है 65, कंबाइंड जो एवरेज है दिस इज कंबाइंड एवरेज हमारा कितना है, ये है 60। तो मैंने क्या बोला, 65 से 60 माइनस करो, यहाँ पर आ जाएगा 5, 50 से 60 माइनस करो, वहाँ आ जाएगा 10, माइनस को इग्नोर करना, देख सकते हैं क्या आ जाएगा 1:2, 1:2, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि ये जो x1 है इसकी मल्टीप्लाई कितने से करी होगी और N2 की मल्टीप्लाई कितने से करी होगी, क्वांटिटी आपको मिल जाएगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कितने, ठीक है। सो इसका यूज हम करते हैं भाई, इसका यूज हम किया करते हैं। आओ मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसा देखिएगा आपकी बुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन बेटा है, आपके सीए मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके, सो अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि डीलर मिक्स करता है चाय कॉस्टिंग रुपीस किसके साथ, विद एक दूसरी चाय जिसकी कॉस्ट इतनी है। एक सस्ती वाली चाय और एक महंगी वाली चाय को मिला दिया आपस में, कितना कितना मिलाया, किसको कितना, पहले को कितना लिया, दूसरे को कितना लिया, ये नहीं मालूम, बट हाँ दोनों को मिला लिया और एक मिक्सचर बना दिया। एंड सेल्स द मिक्सचर कितने रुपए में, 8.5 रुपए में। 8.5 रुपए में इसने बेचा है, तो यानी प्रॉफिट भी हुआ होगा, और प्रॉफिट 17.5% का प्रॉफिट हुआ है, 17.5% का प्रॉफिट हुआ है, वो भी सेल प्राइस पे।
कह रहा है इन व्हाट प्रपोर्शन डज ही मिक्स देम, किस प्रपोर्शन में इसने उन दोनों चाय पत्तियों को इसने मिक्स किया होगा, ये मुझे यहां पर अब जानना है। तो देखो यार ऐसा है, यहां पर ना इसको ऐसे समझिए, आपने एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कोई दूध वाले की बात करता है कि एक दूध वाला है जो दूध बेचता है और दूध में पानी मिला के दे देता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जरा इसको ऐसे समझिएगा कि मान लो हमने कहीं से दूध खरीदा 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, और कितना खरीदा, मान लो हमने परचेज किया 10 लीटर, तो हमारी जेब से कितना गया 500 रुपए। अब मैं आगे इस 10 लीटर दूध को 60 रुपए के हिसाब से बेच सकता हूँ, 65 के हिसाब से बेच सकता हूँ, 55 के हिसाब से बेच सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। बट अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं थोड़ी बेईमानी भी कर सकता हूँ। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने घर से ही क्या किया, इस दूध में, इस 10 लीटर दूध में हमने 5 लीटर या फिर लेट्स से 10 लीटर, मान लो 10 लीटर पानी मिला दिया। ये जो मिल्क है, इस मिल्क में मैंने 10 लीटर वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, 10 लीटर वाटर, ठीक है। अब उसकी तो कुछ कॉस्ट रही नहीं होगी ना, वो तो 0 रुपए पर लीटर है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, फ्री में मिल गया मान लो पानी, ठीक है ना, हमारा सरकारी नल लगा हुआ है घर में, अपने आप पानी आ रहा है भाई, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, इसने जो भी बंदा है जो कि मिलावटी सामान बेच रहा है, इसकी जेब से टोटल कितना पैसा गया, तो आप बोलेंगे 50 × 10 500, और वहां पर उसकी जेब से कुछ भी पैसा नहीं गया है, वहां पर उसकी जेब से कुछ भी पैसा नहीं गया भाई, ठीक है। मान लो चलो यार इसका 1 रुपए पर लीटर लगा लेते हैं, मान लो पानी भी 1 रुपए का है, ठीक है, तो समझ लो इस सिचुएशन में उसकी जेब से अब 10 लीटर चले गया, उसकी जेब से 10 रुपए चले गए, 500 रुपए और 10 रुपए कुल मिला के कितने रुपए हो गए, टोटल कितना हो गया बेटा 510 रुपए। 510 रुपए उसकी जेब से गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 510 रुपए गए हैं किस चीज के लिए गए, फॉर कितना, 510 रुपए उसकी जेब से जो गए हैं वो इस 10 लीटर दूध के लिए और 10 लीटर पानी के लिए गए हैं। अब मार्केट में जब वो बेचेगा तो कितना बेचने वाला है, कितना क्वांटिटी बेचेगा, आप बोले सर 20 लीटर उसके वो जो है अब वो मार्केट में सेल करने वाला है। क्या बोलेगा कि मैं दूध में पानी मिला के बेच रहा हूं, नहीं, वो बोलेगा कि भैया 20 लीटर दूध है मेरे पास, जिसको खरीदना आ जाओ, फॉर 20 लीटर्स। 20 लीटर बेटा वो बेचने वाला है, ठीक है, मार्केट में। अब वो बात अलग है कि उसकी खुद की जेब से 510 रुपए लगे हैं, ठीक है ना। अगर वो अपनी पर यूनिट की कॉस्ट निकाले कि ये जो 20 लीटर उसको 510 रुपए में मिला है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट, तो आप क्या बोलोगे, इस 510 को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, तो ये आपका मिल जाएगा 25.5 रुपीज पर लीटर। यानी कि उसको जो कॉस्ट अब पड़ रही है इस 20 लीटर की, वो क्या पड़ रही है 25.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो जब खरीदा था तो 50 रुपए लीटर का दूध था, ठीक है, अब उसने पानी भी मिला दिया, तो अब जो टोटल जो उसको पर यूनिट की जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितना पड़ रही है 25.5 पड़ रही है। वो बात अलग है, बेचेगा 25 में नहीं, क्या बोलेगा मैंने तो 50 में खरीदा है जी, मैं 55 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको बेच दूंगा। तो सोचो 25.5 जो उसकी खुद की कॉस्ट पड़ी है वो इसमें नहीं बेच रहा, वो बोल देता कि मैं तो 55 रुपए में बेच रहा हूं, और कितना बेचेगा, उसके पास 20 लीटर कहने के लिए क्या है, दूध है। चलो भाई 55 × 2 कितना होता है 110, 1100 रुपए मिल जाएंगे बेटा उसको। जो उसकी जेब से कितने रुपए लगे थे, टोटल 510 लगे थे, अब उसको कितने मिलने वाले हैं, 1100 रुपए यहाँ पर उसको मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। सो ये है बेटा हमारी क्या एलिगेशन एंड मिक्सचर, जिसमें क्या होता है कि हम दो, एक सस्ती चीज होगी और एक महंगी चीज होगी, दोनों को मिला लेंगे। दोनों को मिला देने से बेटा क्या होता है, हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। पहले जो कॉस्ट में 50 रुपए और वो 50 रुपए और 1 रुपए दोनों की मिलाकर जो कंबाइंड कॉस्ट जो मुझे मिल रही है वो कितनी मिल रही है 25.5, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने इसको 10 लीटर मिलाया, उसको भी 10 लीटर मिलाया, दोनों को इक्वल रेशियो में मिलाया। हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार क्या बोलेगा कि इसको 10 लीटर उसको 5 लीटर, ये 20 लीटर वो 5 लीटर, ऐसे रेशियो डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर भी बेटा ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही है। हमारे पास दो चाय हैं, एक सस्ती चाय है और एक महंगी
महंगी, एक महंगी चाय है, ठीक है। सस्ती वाली है कितने रुपए की, 6.92 पर किलो की। ये 1 किलो की है बेटा, कितना, 1 किलो अगर खरीदना है तो इतने रुपए लगाने पड़ेंगे। और उसको ये जो महंगा वाला हमारे पास है वो है कितना, 7.77 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमको मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको कितना खरीदेंगे, मान लेते हैं कि ये हम x केजी खरीदने वाले हैं और उसको हम खरीदेंगे y केजी, मतलब खरीदा हुआ है, मिलाएंगे कितना, x किलो इसको मिलाया, y किलो उसको मिलाया, दोनों को मिलाऊंगा तो देखो एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं x किलो ये जो सस्ती वाली चाय है इस पर मेरी जो कॉस्ट है वो टोटल कितना पैसा मैंने पे किया होगा, तो आप बोलेंगे 6.92x। जैसे मैं आपसे बोलूं 10 रुपए के हिसाब से अगर आप 5 पेन खरीदो तो 10 इंटू 5 50 रुपीज पे करना पड़ेगा ना। ऐसे ही x किलो खरीदा इतने के हिसाब से तो इतना पे करना पड़ेगा, प्लस 7.777 रुपीज पर केजी परचेज करना है y केजी के हिसाब से, तो आप क्या बोल देंगे, आपकी जेब से 7.77 y इतना रुपीज चले जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब आपके पास टोटल क्वांटिटी, ये तो आपने टोटल प्राइस पे किया है, टोटल कॉस्ट, और टोटल यूनिट्स कितनी है मेरे पास, टोटल यूनिट्स, तो आप बोल देंगे x केजी प्लस y केजी, ठीक है। अच्छा अभी मैं ये लंबा वाला तरीका बता रहा हूं, अभी एक छोटा तरीका भी देखना है, ठीक है ना। सो देखिएगा यहां पर क्या है, मैं बोलूं कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगी, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए तरीका क्या है कि टोटल कितना पे किया, इसके लिए पे किया 6.92x, उसके लिए पे किया 7.77y, और टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है x प्लस वाई। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था कि 10 लीटर 50 रुपए के हिसाब से खरीदा, 500 रुपए पे किया, 10 लीटर 1 रुपए के हिसाब से खरीदा, 10 रुपए पे किया, तो टोटल कितना पे किया, आप बोलोगे 510। कितना क्वांटिटी होगी आपके पास, 10 लीटर और 10 लीटर 20 लीटर। सेम चीज यहां पर आपने सस्ती वाली चाय के लिए इतना पे किया, महंगी वाली चाय के लिए इतना पे किया, दोनों को मिलाकर आपने इतना पे किया और उसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से x प्लस वाई से, तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, देखो इसने एक चीज बता रखी है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 8.80 रुपीज पर केजी, इसमें से माइनस कर लो प्रॉफिट को, प्रॉफिट है 17.5%। बच्चे ये जो इसने बोला हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो 17.5% है सेल प्राइस पे, सेल कितना है 8.80, इसमें 17.5% प्रॉफिट है, 17.5% यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17.5 से, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो 1.54। इस प्रॉफिट को माइनस कर लो और इसको माइनस कर लोगे, आपका ये जो है 8.80 से माइनस कर लोगे कितना 1.54 को, तो ये आपका आ जाएगा, अरे यार क्या कर दिया मैंने, 8.80 से माइनस कर लोगे 1.54 को, तो ये आपका आ जाएगा 7.26। ये आपकी रही होगी पर यूनिट, ये आपकी आ गई पर यूनिट कॉस्ट। 1 किलो की जो कॉस्ट है वो कितनी है 7.26 है, तो इसको इक्वल टू 7.26 आप रख देंगे और इसको सॉल्व करके बेटा हमें x और y का रेशियो चाहिए, तो 6.92x प्लस 7.77y, 7.26x प्लस 7.26y, और ये भी आपका बन जाएगा कितना 7.77y माइनस 7.26y, कितना आ जाएगा 30, 47 और 4 51, 0.51 y, और यहाँ पर हमारा रहेगा 7.26 माइनस 6.92, तो 26 और 8 34 x, और x के अपॉन में y 17 3 51, 17 दूनी 34, तो 3:2 में बेटा हमने इसको मिला रखा है। यहाँ से हम x के अपॉन में y लिखते हैं तो 17 3 51 और 17 दूनी 34, तो हमारा जो x और y का जो रेशियो है वो है 3:2। अब ये तो हो गया कौन सा लंबा वाला तरीका कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो अब आपको सीधा क्वांटिटी फाइंड करनी थी, आपको
सस्ती वाली चीज का रेट दे रखा है कितना 6.92, महंगी वाली चीज का रेट दे रखा है कितना 7.7। दोनों को मिलाकर जो एवरेज कॉस्ट हमारी बन चुकी है, एवरेज कॉस्ट वो हमने निकाल दी। एवरेज कॉस्ट कितनी आई है 7.26। ठीक है, देखिएगा एक की कॉस्ट है 6.92, दूसरे की कॉस्ट है 7.77, दोनों को मिलाकर कंबाइंड कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो 6.92 7.7 को देखो कितना बन गई 7.26 बन गई। अब हमें ये जानना कि इसकी क्वांटिटी कितनी रही होगी और उसकी क्वांटिटी कितनी रही होगी, उनका रेशियो क्या रहा होगा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ 7.77 से 7.26 को माइनस कर लो, 77 माइनस 26 ये आपका बन जाएगा 47 और 4 51, और 6.92 माइनस 7.26 26 और 8 34, ये आपका बन जाएगा 17 3 51 17 2 34। तो 3:2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तब भी यहाँ पर बन जाएगा यार। ठीक है, सो एक छोटा सा तरीका बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया, और लंबा वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है यार। ठीक है, और अब हम यहाँ से भाई बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो है इंडिसेस।